अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काइनेजोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, अ पेशेंट इज परफॉर्मिंग एल्बो फ्लेक्शन विद अ डंबल व्हेन लोअरिंग द वेट स्लोली, विच मसल एक्शन अकर। तो हमें पता है जब भी वेट को स्लोली लोअर किया जा रहा है तो इस वक्त क्या हो रही है, लेंथनिंग हो रही है। और लेंथनिंग में कौन सी कॉन्ट्रैक्शन या कौन सा मसल एक्शन हो रहा होता है, इसेंट्रिक हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है होल्डिंग अ प्लैंक फॉर 30 सेकेंड। जब भी हम होल्ड की बात करते हैं तो हमें पता है मसल की लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। डेल्टोइड इज मोस्ट एफिशिएंट एट 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन बिकॉज, हमें पता है जब भी कोई मसल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर काम कर रहा होता है, या किसी भी मसल के ऊपर कोई भी फोर्स 90 डिग्री के एंगल के ऊपर वर्क कर रही होती है, तो उस वक्त मसल के पास एक मैकेनिकल एडवांटेज होता है और मोस्ट इफेक्टिवली मसल वर्क करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद है वाइडनिंग स्टांस एंड स्लाइटली बेंडिंग नीज अफेक्ट स्टेबिलिटी हाउ। हमें पता है कि जब भी स्टांस वाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज हमें ये भी पता है जब नी को स्लाइटली बेंड कर रहा है तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि सेकंड सेक्टोरल वर्टिब्रा के इंटीरियरली पड़ा होता है, वो लोअर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिप फ्लेक्शन इज हार्डर टू स्टार्ट व्हेन द लेग इज फुली एक्सटेंडेड। अब ये बात हमें पता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, हमें पता है कि जो हिप फ्लेक्सर्स हैं वो क्या है, हमारे नी के एक्सटेंसर्स हैं। ठीक है, और जब लेग फुली स्ट्रेट होगी तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, आपके नी के ऊपर एक्सटेंशन हो रही है। तो टू जॉइंट मसल जब एक जॉइंट के ऊपर फुली एक्सटेंडेड होते हैं, उस पर वर्क कर रहे होते हैं, लेंथन होते हैं, तो दूसरे के लिए उसके लिए वो काम करना मुश्किल होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि आपका मसल जो है वो आउटर रेंज के अंदर होता है और लेंथनिंग पोजीशन के अंदर क्या होता है, वो मिनिमल एफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटर रेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर मसल स्टेबलाइजिंग ट्रंक ड्यूरिंग शोल्डर फ्लेक्शन। हमें पता है जब भी हम स्टेबलाइजर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वो फिक्सेटर्स हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो स्टेबलाइज कर रहे होते हैं वो बेसिकली फिक्सेट करके रख रहे होते हैं आपके सेगमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूविंग रेजिस्टेंस क्लोजर टू द एल्बो इंस्टेड ऑफ रिस्ट। तो हमें पता है कि एल्बो जॉइंट के पास कोई भी रेजिस्टेंस यानी कोई भी वेट आ रहा है तो हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ था कि जब भी वेट करीब होता है तो क्या होता है, आपकी मूवमेंट आर्म जो है वो क्या होती है, कम होती है। आपका जो लेवल है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है और रेजिस्टेंस जो है वो लेस होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि आपकी मूवमेंट आर्म क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी लेंथ कम हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉकिंग इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब भी कोई भी वॉकिंग कर रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही होती है। तो ये कौन सा एक्शन होगा, ऑब्वियसली को कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही। को कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि दोनों मसल एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों मसल एट द सेम टाइम लेंथन कर रहे हैं। तो को कॉन्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ सकता। ग्रुप एक्शन ऑब्वियसली हो रहा है, हमें पता है कि हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि वॉकिंग के दौरान आपके मसल्स का ग्रुप एक्शन हो रहा होता है। पैसिव मूवमेंट तो ऑब्वियसली नहीं हो रही है क्योंकि आपके मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और आइसोलेटेड वर्क भी नहीं हो रहा क्योंकि वॉकिंग के अंदर आपके मसल्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रुप एक्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है थेरेपिस्ट एम्फसाइजेस स्मूथ परफॉर्मेंस इनटू सिट टू स्टैंड रिदम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। रिदम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास है वन बाइसेप कर्ल्स आर परफॉर्म्ड क्विकली रेजिस्टेंस फील लेस। इसका रीजन ये है कि जब भी हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि उसने लिखा है स्पीड डिक्रीजेज रेजिस्टेंस कंसेंट्रिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है यूजुअली अ वॉकर मेनली इंक्रीज। अब हमें पता है कि जब भी किसी ने कोई भी स्टैंडिंग फ्रेम या वॉकर पकड़ा होता है तो उस वक्त उसकी बेस ऑफ सपोर्ट क्या होती है, वाइडर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि बेस ऑफ सपोर्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है थेरेपिस्ट स्टेबलाइजेस द थाई ड्यूरिंग क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो हमें पता है जब भी कोई क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा होता है तो हम थाई को स्टेबलाइज क्यों करते हैं, ताकि हम फिक्सेट कर सकें। ठीक है, मसल्स को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिक्सेशन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जर्की मूवमेंट ड्यूरिंग अर्ली लर्निंग लेटर बिकम स्मूथ ड्यू टू द इम्प्रूव्ड। अब हमें पता है कि मूवमेंट को स्मूथ करवाने के लिए आपके पास क्या जरूरी होता है, टाइमिंग। ठीक है, इसका आंसर टाइमिंग भी हो सकता है और इसका आंसर रिदम भी हो सकता है, लेकिन टाइमिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि टाइमिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ मसल एक्टिवेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यू है एंटागनिस्ट टू द ग्लूटियस मैक्सिमस। अब हमें पता है ग्लूटियस मैक्सिमस क्या है, हिप का एक्सटेंसर है। तो हिप का एक्सटेंसर का एंटागनिस्ट यानी ऑपोजिट मसल कौन होगा, हिप का फ्लेक्सर। और हिप का फ्लेक्सर इन सब में हमारे पास कौन है, इलियोसॉस, ठीक है। मेनली इलियोसॉस आर द हिप फ्लेक्सर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लूजिंग बैलेंस व्हेन रीचिंग ओवरहेड हैपन, बिकॉज जब भी कोई ओवरहेड होता है तो क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आउट ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट मूव करता है। हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जब भी ऊपर या अपवर्ड मूव करता है या बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर आता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोर्सी फ्लेक्सर लोअर फुट टू द ग्राउंड ड्यूरिंग गेट वाया। हमें पता है जब भी हमने ऊपर भी पढ़ा, जब भी हम लोअरिंग की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, इसेंट्रिक वर्क की बात करते हैं। चिल्ड्रन स्विंगिंग आर्म रिदमिकली वाइल स्किपिंग डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। जब भी कोई रिदमिकली मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है तो इसका आंसर क्या होता है, ऑब्वियसली इसका आंसर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, टाइमिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर उसने क्वेश्चन में ही रिदमिकल मूवमेंट बताया हुआ है, रिपीटेटिव मूवमेंट बताया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले में हमने क्यों टाइमिंग को सिलेक्ट किया, क्योंकि उसके अंदर रेपिटेशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर पेशेंट रिदमिकली रिपीटेडली कोई मूवमेंट परफॉर्म कर पा रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, रिदम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल स्ट्रेंथ पेक्टोरालिस यूजिंग। हमें पता है जब भी पुशिंग होता है किसी भी इमूवेबल ऑब्जेक्ट को तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द इसेंट्रिक मूवमेंट रिजल्टिंग, जब भी स्पीड इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस कम होती है तो इसका आंसर क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है डिलेड ट्रंक स्टेबलाइजेशन बिफोर लिम्ब मूवमेंट सजेस्ट इम्पेयर्ड। जब भी ट्रंक की स्टेबलाइजेशन कम होती है तो इसका मतलब क्या है कि आप स्टेबलाइजेशन ट्रंक की कम होती है तो मूवमेंट इम्पेयर हो जाती है। अच्छा, इसमें हमें पता है ट्रंक के स्टेबलाइजर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी बॉडी को एंटी ग्रेविटी पोजीशन के अंदर रखने के लिए, आपकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, आपके पोस्टर को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा, जैसे कि उसने कहा है स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, स्ट्रेंथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेन मसला ये है कि आपका जो पोस्टर कंट्रोल है वो खराब है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है सेक्शन बी, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टार्टिंग पोजीशन इंक्लूड, कोई भी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, फुल रेंज ऑफ मोशन भी अलाउ कर रही होनी चाहिए। ये तो हमारे बुक के अंदर ही सारी बातें लिखी हुई हैं, चारों ऑप्शन इसके जो है ना, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। एक्टिव फिक्सेशन कौन आपके पास अचीव करता है, एक्टिव फिक्सेशन है यानी इसके अंदर मसल खुद से काम कर रहे हैं, पैसिव होती तो बाहर से कोई चीज लगाते। तो एक्टिव फिक्सेशन वाला ऑप्शन जिसके अंदर मसल खुद से काम कर रहे हैं उसका आंसर है को कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रैप्स भी बाहर से एक्सटर्नल सोर्स है, वेट बेल्ट भी एक्सटर्नल सोर्स है, और नन ऑफ दीज ऑब्वियसली, तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस डैश टू द नी इन एन इरेक्ट पोस्चर। जब भी कोई इरेक्ट पोस्चर में होता है यानी उसकी नी स्ट्रेट होती है तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पास कर रही होती है, इन फ्रंट ऑफ द नी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन अकर विच प्लेन। तो प्रोनेशन और सुपिनेशन तो हमें पता है किस प्लेन के अंदर होती है, ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर। अब इसने आपने हमेशा ना प्लेन और एक्सिस को याद रखना है। अगर एमसीक्यू के अंदर एक्सिस है तो उसका आंसर डिफरेंट होगा, अगर प्लेन है तो उसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि प्लेन जो है वो एक्सिस के क्या होती है, एक्सिस जो है वो प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है असिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड। जाहिर सी बात है हमने ऊपर भी पढ़ा कि कोई भी फोर्स किसी भी मसल के ऊपर जब 90 डिग्री के एंगल के ऊपर लगती है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है, तो इसका आंसर क्या है, सी परपेंडिकुलर। मसल वर्क बेस्ट इन, कोई भी मसल अपनी मिडल रेंज के अंदर सबसे बेस्ट वर्क करता है, तो दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ द मिडल रेंज। इसको हम मिड प्रोन पोजीशन भी कहते हैं किसी भी मसल की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेशन ऑफ प्रोनेशन इज ड्यू टू दी। अब लिमिटेशन प्रोनेशन की क्यों हो सकती है, अब हमें इसकी बात का पता है कि हमारे पास कुछ चीजें होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो शायद आपने इस बुक में अभी ना पढ़े हो। वो होता है एंड फील का, कुछ एंड फील जो है वो सॉफ्ट होती है, कुछ हमारे पास हार्ड होती है। तो जब भी प्रोनेशन की हम बात करते हैं तो प्रोनेशन वाली एंड फील के अंदर दो बोन्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही होती है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बोन कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, आपकी रेडियस और अल्ला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट इज यूजफुल फॉर। हमें पता है जब भी हम रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट की बात करते हैं तो उससे रेंज ऑफ मोशन की हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एक तो रिलैक्सेशन हो रही है, ज्यादा जो है टेंशन रिड्यूस होगी, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रहेगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रहेगा तो आपकी जो है वो रेंज ऑफ मोशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद वो कहते हैं स्ट्रेचिंग इज दैट, स्ट्रेचिंग इज अ स्लो सस्टेन फॉर्सिबल पैसिव मूवमेंट। जब भी हम किसी भी चीज को
सस्टेन करती हैं और पैसिवली सस्टेन करते हैं और मसल को लेंथन की पोजीशन के अंदर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेचिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इज कॉज्ड बाय, हमें पता है ये हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कौन कर रहा होता है, हिप के फ्लेक्सर्स और लंबर के एक्सटेंसर्स काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एगोनिस्ट मसल इज अ, हमें पता है एगोनिस्ट मसल इज अ प्राइम मूवर, ठीक है। साइनर्जिस्ट कौन सा मसल होता है, हमें पता है साइनर्जिस्ट जो कि किसी भी एक्शन को असिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मसल लेंथनिंग अंडर टेंशन। तो हमें पता है जब भी कोई भी मसल टेंशन के अंडर लेंथन करता है तो वो होती है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनिंग की बात हो रही है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें मसल की लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता, तो इसका आंसर क्या होगा, नो लेंथ चेंजेस। देन हमारे पास आता है इनर रेंज इज नियर। हमें पता है जब भी कोई इनर रेंज होती है वो क्या होती है, हमें पता है ना, मसल की एक ही मिडल रेंज होती है, ठीक है, एक उसकी आउटर रेंज होती है जिसके अंदर वो फुली लेंथन होता है और एक उसकी क्या होती है, इनर रेंज होती है जिसके अंदर मसल जो है वो क्या होता है, फुली शॉर्टन या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फुली शॉर्टन पोजीशन। आउटर रेंज इज नियर, जब भी आउटर रेंज की हम बात करते हैं तो मसल क्या होता है, फुली लेंथन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल पैटर्न इन्वॉल्व मल्टीपल जॉइंट्स। क्या हमें पता है कि हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनल मूवमेंट होती है उसके अंदर हमारे मल्टीपल जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम खाली एल्बो फ्लेक्शन करके कोई फंक्शन परफॉर्म करें, कोई भी मूवमेंट या हैंड से भी कोई चीज़ हमने लिफ्ट करनी है तो आपका शोल्डर, आपकी एल्बो, आपका रिस्ट मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट है स्टार्टिंग पोजीशन ऑल्सो कॉल्ड। अब स्टार्टिंग पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इनको हम फंडामेंटल पोजीशंस कहते हैं, ये भी आप आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इंक्लूड। अब मूवमेंट के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल है, ये आपके पहले चैप्टर के अंदर बेस ऑफ सपोर्ट भी लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लेवर्स तीनों लिखे हुए। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है बेस ऑफ सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेनली इफेक्ट स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है, हम कहते हैं वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इफ लोड आर्म इंक्रीजेस मैकेनिकल एडवांटेज। हमें पता है कि जब भी मूवमेंट आर्म ज्यादा होती है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद वो कहता है फलक्रम मीन्स। अब फलक्रम जो है ना, हमें पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर फलक्रम कौन होता है, आपका जॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सिंपली लोड तो नहीं हो सकते क्योंकि लोड तो रेजिस्टेंस या वेट होगा, फिर ठीक है एफर्ट भी नहीं होगा क्योंकि एफर्ट आपका मसल डाल रहा होता है, ठीक है। एक्सिस भी, ठीक है, एक्सिस इसका आंसर हो सकता है। रेजिस्टेंस भी नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर हमने एमसीक्यू के अंदर सिलेक्ट करना होता है, तो इसका आंसर क्या है, एक्सिस। उसके बाद वो कहते हैं थर्ड क्लास लेवल। अब हमने ना एक चीज पढ़ी थी FRE, मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे इसको FWE भी कह सकते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 के अंदर फलक्रम सेंटर के अंदर होता है, नंबर 2 के अंदर रेजिस्टेंस सेंटर के अंदर होती है, और नंबर 3 के अंदर एफर्ट सेंटर के अंदर होती है। तो वो कहता है कि थर्ड क्लास लेवल कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन है एफर्ट बिटवीन फलक्रम एंड लोड। तो यही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हम लोगों ने FRE में पढ़ा था कि जो एफर्ट है अगर सेंटर में होगी तो हम उसको कहेंगे दैट इज द थर्ड ऑर्डर लेवल। नेक्स्ट आता है पाम फेसिस। हमें पता है जब भी हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये बात तो डेफिनेशन में पहले ही याद की होती है। सबसे पहली डेफिनेशन हम एनाटॉमिकल पोजीशन की करते हैं तो वो क्या होती है कि हमारे पास आर्म फेस करती है फॉरवर्ड, यानी वो एंटीरियरली होती है। एल्बो फ्लेक्शन किस प्लेन के अंदर होती है, तो हमें पता है एल्बो फ्लेक्शन जो है वो कहाँ पर होती है, सैजिटल प्लेन के अंदर होती है। हिप एबडक्शन किस प्लेन के अंदर होती है, तो हिप एबडक्शन या एडक्शन, कोई भी एबडक्शन एडक्शन की मूवमेंट होती है तो वो फ्रंटल प्लेन के अंदर होती है। नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक्स स्टडीज। जो भी काइनेमेटिक्स होती है वो खाली मूवमेंट को स्टडी करती है। काइनेटिक्स ऐसी होती है जो कि फोर्सेस को स्टडी करती है। काइनेमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो मूवमेंट को स्टडी करती है, फोर्स को नहीं करती, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक्स, काइनेटिक्स किसको स्टडी करती है, फोर्स कॉजिंग द मूवमेंट। लाइन ऑफ द पुल इज रिलेटिव टू ज्वाइंट एक्सिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्वाइंट एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर। हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अगर हम किसी को, हमने ये चीज पढ़ी भी थी कि अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टेबलाइज कर देते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट आता है जहां पर भी तमाम की तमाम जो आपके पास फोर्सेज लगती हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, यानी मैथ जो है वो आपका वेट जो है वो आपका बैलेंस्ड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अच्छा, अब हमने ये जो भी सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए, ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यू थे। इसके अंदर कुछ एमसीक्यू ऐसे थे जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से थे, लेकिन वो इसलिए इसके अंदर थे क्योंकि आपको याद हो तो इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर बॉडी लेवल लिखे हुए हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर फोर्सेस की बात की हुई है, इसलिए वो सब एमसीक्यू इसके अंदर एडेड थे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।